development for pre-primary kids. Okay, myself Amitabha. Myself Vinita Evan. Myself Shana. Myself Anusha Chattopadhyay. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास मैनेजमेंट फॉर प्री प्राइमरी ड्यूज। जो छोटे बच्चे हैं उनको हमें क्लास में किस तरह से मैनेज करना होता है। इसमें एक मंत्र दिया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस मंत्र में जो भी कहा गया है कि जो एक शिक्षक है उसको भगवान के साथ का समान दर्जा दिया गया है। शिक्षक को ये कहते हैं कि वो दूसरा भगवान होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो भी कुछ सिखाते हैं या तो उसकी मदर जो पहली टीचर होती है और स्कूल में उसकी टीचर्स होती है, तो वही ज्ञान देते हैं। भगवान के बारे में जो भी सिखाते हैं वो उसके टीचर ही बच्चे को सिखाते हैं। एजेंडा ऑफ pre-primary means introduction, primary goals, challenges, area of growth and contributions. Introduction. तो इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहूँगी कि एक छोटा बच्चा जो प्राइमरी में आता है उसकी मैक्सिमम एज 3 या 4 इयर्स की होती है। तो वो हर चीज़ से अनजान होता है। उसका जो माहौल होता है, उसका जो घर का कल्चर होता है, उसकी हैबिट्स होती हैं, सब अलग होता है। जो उसका विकास करने का वो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। सब बच्चे एक के अकॉर्डिंग विकास नहीं कर सकते। तो जब वो फर्स्ट टाइम अपना घर छोड़ के स्कूल में आता है तो एक टीचर को उसे एक माँ की तरह प्यार देना होता है, लाड़ करना होता है, तभी वो बच्चा एक क्लास में मैनेज हो पाता है। जो पेरेंट्स हैं वो भी यही सोच के अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि जब उनका बच्चा स्कूल आएगा तो वहाँ नई चीज़ें सीखने के साथ वो एक सामाजिक दायरों को भी समझेगा, ताकि जब वो स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके निकले तो एक अच्छा नागरिक बन के समाज को कुछ अच्छी चीज़ें दे सके और अपना व्यक्तित्व स्थापित कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, तो इसमें ना कुछ गोल्स होते हैं एक टीचर से। सेटिंग मैनेजमेंट क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव, तो हम ये कहते हैं 2-3 इयर्स या 4 इयर्स के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सब कुछ सीखता होगा। हम वहाँ अपने को ही रहे, अगर हमारे आगे पूरे साल का सिलेबस दे दिया जाए तो हम उसे एक दिन में कवर नहीं कर सकते। तो 3-4 इयर्स का जो बच्चा हमारे सामने आता है वो तो बिल्कुल हमारे लिए पूरी स्लेट होता है, उसे कुछ भी नहीं आता। जो भी हम उसके ऊपर लिखेंगे वही जीवन भर उसके ऊपर अंकित रहेगा। तो आप सिंपली लीजिए, बच्चा फर्स्ट टाइम नर्सरी क्लास में आ रहा है, उसे पेंसिल तक पकड़नी नहीं आती है। तो पेंसिल पकड़ना, पहले तो हम उसे पेंसिल को पकड़ना सिखाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट उसे अल्फाबेट, नंबर्स और अक्षर का ज्ञान नहीं करा सकते। तो उसके लिए हमें पहला जो स्टेप होगा, हमें लाइंस का स्टेप लेना होता है। तो हम नर्सरी के बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन सिखाएंगे। जब वो लाइनों को क्लियर कर लेगा उसके बाद ही हम आगे अल्फाबेट या अक्षर के ज्ञान पर बढ़ते हैं। तो और जो भी उसका सिलेबस हम लेते हैं, जो भी हम उसको सिखाते हैं, उसको हम डे में, वीक में, मंथ में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इस तरह से लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रेटिंग द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और बहुत बच्चे हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो मेन जो सेलिब्रेशन का मैंने इसमें पॉइंट रखा वो इसीलिए रखा है कि जो बच्चे इस तरह के होते हैं जिनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है, तो उन्हें हमें उसी चीज़ में उनको सेलिब्रेट करना सिखाना चाहिए कि अगर ठीक है बेटा इस बार आपने अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करोगे। तो हमें मोटिवेट करना चाहिए उस बच्चे को। जब उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे तभी वो बच्चा आगे किसी भी चीज़ को करेगा और उस चीज़ को सेलिब्रेट करेगा। उसकी छोटी छोटी कमियों को हमें उसे बता के उसे मोटिवेट करना चाहिए। सपोज कीजिए हमने एक टेस्ट लिया, टेस्ट में एक बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं, एक के 3 या 4 मार्क्स आए हैं, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप में गिल्टी फील करता है कि मेरे मार्क्स कम क्यों। तो ये नहीं है कि हम उसको डांट रहे हैं, हमें उसे बताना चाहिए कि बेटा आपने यहाँ लैकिंग थी, आप इसको इम्प्रूव करो तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करोगे। तो इसी चीज़ को वो सेलिब्रेट भी करेगा, इंजॉय भी करेगा कि हाँ मेरा ये पॉइंट यहाँ पे लैकिंग रही है तो आगे
इस चीज को करूँगा। मेंटेन डिसिप्लिन। तो सबसे पहले समस्या प्री प्राइमरी बीइंग्स में होती है मेंटेन, क्लास को मेंटेन करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जो हम कहेंगे जरूरी नहीं कि वो वही चीज करें, बच्चे अपने अकॉर्डिंग हर चीज को करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरह के हैं। क्लास में शांत बच्चे भी होते हैं, शैतान बच्चे भी होते हैं, तो हमें दोनों तरह के बच्चे को समझना होगा कि शैतान बच्चे को क्लास में हमें कैसे मैनेज करना है, उनको कौन कौन सी एक्टिविटी दे सकते हैं कि वो उसमें बिजी रहे, इन्वॉल्व रहे या बिजी रहे। इसी तरह से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको उनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे वो कुछ सीखेंगे भी और क्लास को मैनेज भी करके रखेंगे। दूसरा, टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए, वो हमेशा क्लास में मतलब बच्चों को डांटे नहीं, कुछ ना करे, मतलब उनको समझे कि हाँ बच्चा टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है। और जरूरी नहीं है कि बच्चा क्लास में रहकर ही सीखे, वो बाहर से भी कुछ सीख सकता है, और जब वो बाहर से ज्यादा सीखता है, क्लास से वो कम सीखता है। बच्चा स्वयं सीखता है, हम उसे कुछ नहीं सिखाते। मैं एक कहावत बता रही हूँ, एक लिटिल प्रोग्रेस इन डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। मीन्स कि छोटी छोटी जो प्रोग्रेस होती है वो हमें बाद में बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। सपोज कीजिए मैंने आपके नर्सरी के बच्चों को सिखाया, जो हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था, कुछ भी नहीं आता था उसे, और जब यहाँ से वो 12th करके जाएगा तो बहुत कुछ गेन करके जाएगा। तो वो उसकी छोटा छोटा स्टेप था, छोटी छोटी सीखने की पावर थी, जिसे उसने सीखा और उससे बहुत कुछ अचीव किया। चैलेंजेस, तो अब जो टीचर्स के लिए इसमें आते हैं, इसमें चैलेंजेस भी बहुत होते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी क्लास को कैसे मेंटेन करें, उन्हें कैसे डिसिप्लिन में लेके आए। तो फर्स्ट है मेकिंग क्लास इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर एवरी स्टूडेंट, कि हम लोग अपनी क्लास को किस तरह से इंटरेक्ट करें और इंटरेस्टिंग करें कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसे एंजॉय भी करे, क्लास को मैनेज भी करे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्टिविटीज दिखा रही हूँ जो मेरे कलीग्स दिखाएंगे। Good morning to all teachers. Good morning. मैं बहुत नर्वस हूँ। ये मेरा ये नहीं है कि बच्चा अंदर आ रहा है या क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा, ये मायने नहीं रखता। पहले मेरा है मैं बच्चे को कैसे अपना बनाऊं, कैसे उसको इतना प्यार दूं कि वो क्लास में बैठे मुझे सुने। मैं उसको नहीं, वो नहीं सुनाएगा, मुझे उसका सुनना है, ना कि मुझे उसे सुनाना है। वो मेरे माइंड में बस एक चीज़ थी जिस टाइम मैं स्कूल में आई थी, क्लास में थी, कि मैं इन बच्चों को कैसे हैंडल करूँगी। बट वही एक चीज़ मेरे माइंड में फिर वापस है कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसको हम आता है तो हम नहीं समझ पाते कि हम इसकी केयर कैसे करेंगे, बट धीरे धीरे हम उसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी हर चीज़ हर बात को समझते हैं कि आज इस टाइम में भूख लगी है या इसको कुछ भी है, एक्सरसाइज हम समझ जाते हैं। तो वही चीज़ हमें भी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से समझें जिससे वो हमसे अटैच तभी हो पाएगा जब हम उनको इंडिविजुअल बच्चे से पूछेंगे, बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है जो आप रोए जा रहे हैं, इसकी वजह बताओ। वजह बताएगा उसके बाद ही तो हम उसको समझेंगे, ना कि हम चुप हो जाओ, सिट डाउन। ये चीज़ नहीं होती है। बच्चे को आप प्यार करो, बताओ कि बेटा हमें यहाँ डेली आना है, लेकिन पढ़ने नहीं आना, हम इंजॉय करेंगे, खेलेंगे, देखिए बाहर जाएंगे। ना कि नहीं मुझे जाने ही नहीं है, वहाँ मैं डांटेगी नहीं, आएगी ना, वो चीज़ को देनी ही नहीं है। एक माँ होती है तो माँ क्या सोचती है कि मेरा बच्चा सेफ हैंड में है या नहीं है। वो रो के आ रहा है स्कूल से, जब वो बाहर जाता है, घर जाता है, तो माँ उसको ये नहीं पूछती तुमने क्या पढ़ा, वो ये देखती है कि मेरा बच्चा रोया तो नहीं, सुसु तो नहीं करी मेरे बच्चे ने, पॉटी तो नहीं करी मेरे बच्चे ने। वो उसको इस तरीके से देखती है, सब चीज़ पूछती है, हक करती है। तो वही एक चीज़ हमें आ जाएगी तो हमारी क्लास बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्लास इतनी कलरफुल है,
मेरी क्लास में अल्फ़ाबेट है, पिक्चर्स हैं, अक्षर हैं, नंबर्स हैं। तो मैं बच्चों को चार्ट्स या बोर्ड्स इनसे कभी पढ़ाने में बिलीव नहीं करती। सबसे ज़्यादा जिससे वो बच्चा शांत भी रहेगा, मुझे सुनेगा भी और खेलेगा भी क्लास में। तो मैं अल्फ़ाबेट वहीं से पढ़ाती हूँ उन्हें, वहीं से नंबर्स पढ़ाती हूँ और वहीं से उनको कुछ पिक्चर्स हैं जो उनको दिखाती हूँ। बॉडी पार्ट्स भी मैं ज़्यादातर वहीं से लेती हूँ एंड गेम्स कराते हैं जिससे बच्चों को ये लगे हाँ हम हैं क्लास में, हमारी टीचर्स हैं, हमसे पूछ लिए खेल लिए। तो मैं कुछ इसी तरीके से पढ़ाती हूँ ज़्यादातर और मेरी क्लास इसी से थोड़ी शांत भी रहती है, मैनेज भी रहती है। तो जैसे एक्टिविटी है हमारे पास, फर्स्ट एक्टिविटी अल्फ़ाबेट कब Okay, कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं टीचर्स को बुलाऊंगी हेल्प के स्टार्ट। ओके सो ओके फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको ये करना है कि फर्स्ट सी यू कार्ड, उसमें कुछ लेटर्स मेंशन हैं। देन मैं कुछ लेटर्स के नेम लूँगी लाइक लेटर एम वेयर आर यू। जिसके पास भी लेटर एम होगा so you have to just show the letter and say here I am, here I am. Okay, so now start. Letter B, where are you? Where are you? I am here. Very good. Clap it. Good job. Okay, so this kind of activities जो है बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। बच्चा जो है बच्चा जो है इंगेज रहता है, इन्वॉल्व रहता है और इंटरेस्ट लेता है। सो इस एक्टिविटी के थ्रू जो है बच्चा लर्न करता है फन वे में एंड और हर एक बच्चे को जो इंडिविजुअल जो बच्चा है हमें उसे मोटिवेट करना है एंड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन। सो थैंक यू। Good morning, principal ma'am, sir, coordinator sir, and ma'am, wish you a very happy new year. And all my teams. टीचर्स जो होते हैं बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। वो जैसा भी बिहेव करते हैं बच्चे उन्हें फॉलो अप करते हैं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आकर बहुत बढ़ जाती है कि वो उनके साथ ऐसा बिहेव करें वो आपको कंफर्टेबल फील कर सकें। और फर्स्ट स्टेप जिस समय आपका क्लास में होता है तो बच्चे आपके सामने होते हैं और आपको उन्हें कंफर्ट फील कराना होता है ताकि वो अपनी पढ़ाई में रुचि ले सकें, इंटरेस्ट ले सकें। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकें और आपको कंफर्ट फील हो सके उन्हें। तो कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि मुझे पढ़ाई से अलग मैं अगर उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ कराती हूँ तो जैसे मुझे अगर मैं शेप्स सिखानी है तो मैं उन्हें कुछ शेप्स सिखाऊंगी। जैसे मैं बोलूँगी कि व्हाट इज़ दिस, तो क्वेश्चन मेरा गलत है व्हाट इज़ दिस, बट मैं उनसे पूछती हूँ व्हाट इज़ दिस, तो दे आंसर मी दिस इज़ पिज़्ज़ा, दिस इज़ पिज़्ज़ा। इट्स गुड, तो उन्होंने आंसर सही किया है बट मुझे उन्हें उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैं उन्हें बाद में बताऊंगी कि ये सर्कल है, पिज़्ज़ा किस शेप में है, सर्कल शेप में है। तो अब मैं उन्हें इमेजिंग करने के लिए बोलती हूँ कि आप इमेज करिए कि और क्या क्या चीज़ें सर्कल शेप में होती हैं जो हमारे घर में होती हैं, हमारे क्लासरूम में है या हमारे आसपास होती हैं। तो उससे बच्चा थोड़ा सा एंगेज होता है। वो जो शैतानी वाला जो माइंड है वो इंगेज होता है और वो सोचने में मजबूर होता है कि मैं सबसे पहले मैं उनको आंसर कर दूँ कि क्या चीज़ सर्कल है। कुछ बच्चे मुझे आंसर करते हैं कि मैं रोलिंग पेन है या प्लेट्स है, तो मैं उनको इंकरेज करती हूँ कि क्लैप करवाती हूँ उनके लिए। उन्हें बोलती हूँ कि कम ऑन द बोथ साइड, वो आते हैं उनके लिए बताए कि भाई क्लैप कीजिए। तो नेक्स्ट अदर चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको लगता है यार मैंने इन बच्चों के लिए, इस बच्चे के लिए क्लैप करवाई है, मैं रह गया, मुझे भी आंसर करना चाहिए था, क्योंकि ये इतना कठिन तो नहीं है कि वो सभी चीज़ों को
गोल राउंड चीज़ों को बता ना सके। तो और बच्चे इन चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर होते हैं और वो मुझे आंसर करने लगते हैं और उस समय वो इंगेज हो जाते हैं इन चीज़ों में। नेक्स्ट रोल मैं उन्हें देती हूँ, ठीक है आज का हमारा ये हुआ कि हमने सर्कल पढ़ा है, अब आप घर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें सर्कल हैं। बच्चा घर जाता है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसे नेक्स्ट मुझे आंसर करना है और मुझे बताना है और उनको अपने लिए क्लैप करवानी है। फ्रंट में आते हैं, नेक्स्ट स्टेप जैसे ही मेरा क्लासरूम में होगा वो मुझे लेते खड़े हो जाते हैं, वो आंसर करने के लिए तैयार है कि मैम आज हम बताइए कि हमने क्या क्या चीज़ें सर्कल देखे हैं या हमें पता है। जब हमारी क्लास प्रेयर के बाद शुरू होती है तो आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या क्या देखा है, वो आपको आंसर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप उसको नेक्स्ट स्टेप में आप दूसरी चीज़ बता सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट शेप इज़ दिस। तो नेचुरल है कि शेप का नाम तो नहीं बता पाएगा बट रिकॉग्नाइज करेगा कि वो पिज़्ज़ा में से ही कुछ है, पिज़्ज़ा का ही पीस है। बट आप बताएंगे कि आप जब पिज़्ज़ा को कट करते हैं तो वो एक ट्रायंगल की शेप में आपके हाथ में होता है। तो थोड़ा सा स्टडी जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है उनके लिए सीखने के लिए और हमारा जो मोटो है वो काफ़ी कुछ हद तक सक्सेसफुल रहता है। तो इसी तरह से आप उनकी पढ़ाई को इंटरेस्टेड बना सकते हैं। थैंक्स टू ममता मैम कि उन्होंने हमें ये हमने इंगेज किया कि हमें नहीं फ्रंट में आके बोलना है। हम काफ़ी नर्वस थे लेकिन उन्होंने हमें कहा कि नहीं आपको फ्रंट में आना है। कोऑर्डिनेशन तो सिर्फ एक टीचर का यही फर्ज नहीं है कि वो बच्चे को आए पढ़ाए और क्लास से बाहर चली जाए। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के टीचर और स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी अपनी बेटी का है जो यहाँ से 10th पास आउट है। यहाँ एक पहले रुचि सैनी मैम हुआ करती थी, उसका कोऑर्डिनेशन आज भी बहुत अच्छा है उनके साथ। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं शायद वो मेरे साथ शेयर नहीं करती है लेकिन वो उनसे करती है। अभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको वो डायरेक्ट उनसे कॉल करती है और बात करती है। तो मैं भी यही समझती हूँ कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन हमें छोटे बच्चों से ही स्टार्ट करना चाहिए। वो अपने पेरेंट्स से तो अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं लेकिन स्कूल में जब आते हैं तो वो टीचर से ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं टीचर में प्रॉब्लम है, वो बच्चे को समझ नहीं पा रही है या बच्चे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रही है। तो मेन जो है क्लास मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड है मेंटेन कम्युनिकेशन। तो बच्चे और टीचर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं कि सब बच्चे अपने आप में परफेक्ट हों। कुछ बच्चे होते हैं जहाँ उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। हो सकता है घर में कोई बात उन्हें पिंच हो जाती है। कई बार होता है बच्चे स्कूल में रोते हुए आते हैं तो हम पूछते हैं बेटा क्या हुआ, क्या मम्मा ने मार दिया या पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो यही चीज़ है, मैम ने भी सनातन में भी यही बात कही कि बच्चे को हम वही कहें कि आप बैठ जाओ तो ये सॉल्यूशन नहीं हो। पहले तो वो घर से ही डांट खा के आया हुआ है बच्चा। यहाँ मैं भी वही बात कह देती हूँ तो क्या होगा, ना तो वो बच्चा घर में अपनी बात कह पाया ना स्कूल में आके कह पाया। वो सारा दिन डिस्टर्ब रहेगा। जब वो डिस्टर्ब है तो क्लास को भी डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो टीचर को अपने प्यार से अपनी बातों से उसे इस तरह से करना चाहिए कि वो जो भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है वो डायरेक्ट टीचर से आके करे। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये कम्युनिकेशन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ये वही है कि वो उसके साथ जब तक वो है तब तक वो टीचर के साथ कम्युनिकेट करता ही रहे। कुछ ना कुछ क्लास में अगर वो कम्युनिकेशन होगा तो डिसिप्लिन भी होगा। क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम सिर्फ जाके टीचर्स को बतानी है। वो अपनी क्लासमेट को नहीं बताएगा, वो टीचर से कहेगा। तो ये भी बहुत हद तक मायने रखता है क्लास मैनेजमेंट के लिए। थर्ड पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन। तो सेम पॉइंट ये भी वही है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन कैसा हो। तो उन दोनों के बीच में सबसे पहले एक तो ट्रस्ट का कनेक्शन होना चाहिए। बच्चे को टीचर पे ट्रस्ट होता ही होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये कहते हुए कि नहीं टीचर ने गलत पढ़ाया है। नहीं तो आप सपोज कीजिए कई बार हमसे भी मिस्टेक होती है स्पेलिंग में। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ये स्पेलिंग गलत है तो बच्चा साफ कहेगा नहीं मैम ने लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है।
उसकी फर्स्ट की स्पेलिंग मुझे आज भी याद है, रॉन्ग थी। FIRST होती है फर्स्ट की स्पेलिंग, बट उसमें लिखा हुआ था FRSIT। जब मैं उसे पढ़ाने बैठी, मैंने बेटा ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो उसने मुझे साफ कहा, मम्मी आपको आता तो आप टीचर नहीं होती, आपको नहीं आता है इसलिए आप टीचर नहीं हो, मैम ने लिखा है ये सही है। मैं उसे 2 दिन तक स्पेलिंग सही कराती रही, उसने स्पेलिंग को बिल्कुल भी सही नहीं किया। एटलीस्ट मुझे लास्ट में उसकी टीचर से ही कनेक्ट करना पड़े कि मैम आपने स्पेलिंग रॉन्ग हुए, प्लीज इसके करेक्शन कर दीजिए। तो बच्चे को सबसे पहले जो नीड होती है वो एक ट्रस्ट की होती है। जब तक बच्चे को टीचर पे ट्रस्ट नहीं होगा, हम बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर मैनेजमेंट। तो क्लास में सिर्फ बच्चे का बिहेवियर ही नहीं वैल्यू रखता है, टीचर का बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए वैल्यू रखता है। अगर हम अपने स्टूडेंट से अपनी भी रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, तो क्या वो बच्चा हमसे अपनी भी रिस्पेक्ट ही चाहेगा? वो भी तो हमसे रिस्पेक्ट चाहेगा। तो हमें पहले उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसा बिहेवियर हम बच्चे से चाहते हैं वही बिहेवियर हमें उस बच्चे को देना होगा, और उसमें वही बिहेवियर होगा जो हम देंगे उसे। जैसा बिहेवियर हम उसके साथ करते हैं वही बिहेवियर बच्चा हमारे साथ करेगा। पहले दिन अगर हमने उसे डांट दिया, बच्चा शांत हो जाएगा कि चलो मैम ने डांट दिया, सेकंड डे होगा। लेकिन एक दिन लास्ट टाइम जब उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा, तो वो भी टीचर को उसी वे में बोलेगा जिस वे में टीचर उससे बिहेव करते हैं या बोलते हैं। एरिया ऑफ फोकस एंड ग्रोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स का क्या होता है, डेवलप कि डेवलप इफेक्टिंग द वर्किंग रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट, कि टीचर अपने बच्चे को किस तरह से डेवलप करे, जो उसकी एजुकेशन है, जो भी उसे वो पढ़ाती है, उसे किस तरह से इफेक्टिव बनाए। अगर वो सिर्फ आई, लिखा और चली गई, तो उसके लिए तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहा ना, ये तो कहीं पे भी कर सकता है। तो पहला है कि हमें ये देखना है कि हमें अपनी क्लास को किस तरह से इफेक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। सेकंड पॉइंट, ट्रेन योर स्टूडेंट ऑन हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस योर क्लासरूम। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा क्लास में ही सब कुछ सीखता है, वो क्लास के बाहर भी बहुत कुछ सीखता है। आप सपोज किया हमें प्लांट के लिए बताना है, आप एक बोर्ड पे कितना ड्रॉ कर लीजिए कि ये प्लांट है, ऐसा होता है, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अभी लास्ट टाइम मैं ही बच्चे को प्लांट के बारे में बता रही थी, तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि प्लांट है क्या। फिर मैं उन्हें बाहर लेके गई, मैंने कहा बेटा व्हाट इज दिस, लीफ, फ्लावर्स, बर्ड। तो बच्चों ने बताना स्टार्ट कर दिया था। तो बाहर भी बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। एस्टैब्लिशिंग बिहेवियर, स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट ग्रुप। तो बिहेवियर के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन होता है बच्चों को ग्रुप वर्क सिखाना, कि बच्चे को एक ग्रुप में किस तरह से अपना वर्क करना चाहिए। अकेले हम वर्क देते हैं, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो जब 3-4 बच्चों को आप कोई एक्टिविटी देंगे, अभी जैसे मैम लोगों ने करी है, तो 3-4 बच्चा अगर एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। अकेला बच्चा इंटरेस्ट लेके वो एक्टिविटी नहीं करता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अकेले करना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप में ही वर्क करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें क्या ग्रुप वर्क करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में मैं क्लास मैनेजमेंट के लिए ये कहना चाहूँगी कि सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक बच्चा जो क्लास मैनेजमेंट है वो कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है, और रूल होते हैं क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रूल फिक्स हैं कि नहीं यही रूल होने चाहिए। जो क्लास मैनेजमेंट है एक कला है, एक आर्ट के थ्रू हम बच्चे को सिखाते हैं। जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो गीली मिट्टी की तरह होता है। गीली मिट्टी को हम जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि क्लास को मैनेज करते हुए हम जैसा चाहेंगे बच्चा उसी आकार में ढलेगा। और इसके साथ एक चीज और मैं वही है कि ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन जरूरी है बच्चे के लिए। थैंक यू। Thank you.